छात्रों, मैं डॉक्टर अनिल ठाकुर, अर्थशास्त्र विभाग एएस कॉलेज देवघर। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, सहकारी कृषि अर्थ एवं महत्व। छात्रों, सहकारी कृषि से पहले हमें ये जानना होगा कि कोऑपरेटिव है क्या, सहकारिता है क्या। छात्रों, सहकारिता का सामान्य अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना। अगर हम सहकारी कृषि की बात करें तो मिलजुल कर खेती करने की कार्य को सहकारी कृषि कहते हैं। भारत की बात करें तो प्राचीन समय में ही, अगर हम प्राचीन समय को देखें, आदिकाल को देखें, तो उस समय से ही हमारे यहाँ कोऑपरेटिव की भावना है, सहकारिता की भावना है। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कोऑपरेटिव फैमिली, सहकारी परिवार। तो ये जो सहकारिता की भावना है, इसको हम लोग कहेंगे कि मिलजुल करके काम करने की भावना। तो सहकारिता में मिलजुल करके काम करने की भावना है, अर्थात यह सहकारिता शब्द जो है यह बना ही है मिलजुल कर कार्य करने की भावना से। इसको परिभाषित करते हुए हॉरेस प्लंकिट ने कहा है कि सहकारिता का अर्थ अच्छा व्यवसाय, अच्छी खेती तथा अच्छा जीवन है। इतना ही नहीं, एच कार्ल बर्ट ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति मानवता की भावना से समानता के आधार पर, अर्थात मिलजुल कर स्वेच्छा पूर्वक सम्मिलित होते हैं तथा परस्पर सहयोग से आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं। अगर भारतीय सहकारी नियोजन समिति की बात करें तो उसके अनुसार इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से समानता के आधार पर अपनी आर्थिक उन्नति के लिए सम्मिलित होते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन है जो समानता, स्वसहायता तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर सामूहिक हित के लिए कार्य करता है। वहीं आप देखें, अगर विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO वो क्या इसकी परिभाषा देते हैं, उसके अनुसार भूमि के सहकारी प्रयोग में भूमि पर किसी भी प्रकार से सहकारी कृषि करना और एक सहकारी संगठन में किसानों के साधनों को एकत्र करना सम्मिलित है। इसका उद्देश्य कुशल उत्पादन तथा फार्म की उपज और पूर्ति के क्रय विक्रय को प्रोत्साहित करना तथा कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। भारतीय योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के अनुसार सहकारी कृषि आवश्यक रूप से एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें भूमि को इकट्ठा करके संयुक्त प्रबंध और कृषि कार्य किया जाता है। तो छात्रों, अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने 1942 में कहा था कि सहकारी कृषि से भूमि की शकल ही बदल जाएगी, अर्थात जो सहकारी कृषि होती है तो उसके आधार पर भूमि की संपूर्ण व्यवस्था ही बदल जाएगी। प्राचीन समय में हमारे यहाँ जो संयुक्त परिवार प्रथा थी, हमारे यहाँ जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, हमारे यहाँ जो ग्रामीण स्ट्रक्चर था, हमारा ग्रामीण जो ढांचा था, ये संपूर्ण ढांचा कोऑपरेटिव था। लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जब पनपा, बढ़ा और उसका जब प्रभाव हमारे यहाँ पड़ने लगा, जमींदारी पद्धति आने लगी, तो व्यक्तिवादी परंपरा बढ़ी। जब व्यक्तिवादी परंपरा बढ़ी तो वहां दो चीज सामने आया। सबसे पहला तो कंपटीशन, प्रतियोगिता,
और दूसरा शोषण। ये प्रतियोगिता और शोषण, ये दोनों का आना सहकारिता का भंग होना जैसा, क्योंकि सहकारिता में ना तो प्रतियोगिता होगा, क्योंकि वहां मिलजुल करके भावना है काम करने। अगर एक गिर गया है तो उसे उठा करके साथ लेके चलना है, लेकिन कंपटीशन में अगर वो गिर नहीं गया है तो गिराने का प्रयास करना है, कि उसे गिरा के आगे बढ़ना है। दैट इज कंपटीशन। तो कंपटीशन के आने से वेस्टर्न जो हमारा ये प्रभाव है, कल्चर का जो प्रभाव है, वो जो हम पर पड़ा, वहां से हमारे यहाँ सहकारिता का भंग होना प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे व्यक्तिवादी और कंपटीशन प्रतियोगी समाज पैदा हो गया। इन सब चीजों के बाद जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद कृषि पर ध्यान दिया गया, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी हमारी खाद्यान्न समस्या, और उस खाद्यान्न को सरकार सबसे ऊपर यानी सर्वोपरि माना। तो वहां जो है अब कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात होने लगी, खास करके इसलिए भी कि वहां जो सब डिवीजन फ्रेगमेंटेशन भूमि में है, किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास बहुत अधिक पैसे हैं, तो ये सब जो है मिलकर की काम करने की भावना जो है हमारे यहाँ आया और कोऑपरेटिव फार्मिंग प्रारंभ होता है। तो हमारा जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है इंडिया में, तो हमें उस स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा। तो हम पूरे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को देखें, संगठन को, ढांचा को देखें, तो हम देखेंगे हमें विलेज लेवल से लेकर के वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक देखना होगा कि हमारा जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमारा जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, वो विलेज लेवल से शुरू होता है। छात्रों, हम इस स्ट्रक्चर को इस प्रकार हम दिखा सकते हैं ताकि एग्जाम में मार्क्स भी अच्छा है। तो वो ग्रामीण लेवल पर देखें, हम विलेज लेवल पर देखते हैं। तो विलेज लेवल पर भी इसका 3 है। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति। दूसरा है प्राथमिक भूमि विकास बैंक, जो पहले लैंड मॉर्गेज बैंक के नाम से जाना जाता था, भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था, उसे ही आज बदल करके भूमि विकास बैंक का नाम दिया गया। तो प्राथमिक भूमि विकास बैंक। और तीसरा है प्राथमिक सहकारी कृषि विपणन समिति, जो कृषि वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए तैयार की जाती है। तो ये हमारा विलेज लेवल पर है। ये विलेज लेवल से ऊपर उठता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है, यह जिला स्तरीय। तो जिला स्तरीय जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक, जिला भूमि विकास बैंक, और थर्ड है प्राथमिक सहकारी कृषि विपणन समितियां। अब अगर देखें इससे ऊपर तो ये आता है राज्य स्तरीय, स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में क्या है कि राज्य या शीर्ष स्तरीय सहकारी बैंक, मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद स्टेट लैंड डेवलपमेंट, राज्य भूमि विकास बैंक, और राज्य सहकारी विपणन संघ। तो छात्रों, हम देखते हैं कि ये बॉटम टू ऊपर, माने बॉटम से लेकर ऊपर, इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर फ्रॉम बिलो, कि नीचे से ढांचा, कि ग्राम स्तर से ऊपर उठते उठते ये राज्य स्तर पर जाता है। ये हमारा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है इंडिया का। अब आप देखें कि आखिर ये कोऑपरेटिव फार्मिंग का, या कोऑपरेटिव जो हमारा सोसाइटी है, इसका इंडिया में क्या बेनिफिट है, या कोऑपरेटिव फार्मिंग का क्या फायदा है। तो छात्रों, हम इसको इस प्रकार देख सकते, आप चाहे तो इसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। आप कलम निकालें। फर्स्ट है कृषि तकनीक में सुधार। प्रथम पॉइंट्स होगा कृषि तकनीक में सुधार। दूसरा है भूमि के विभाजन एवं अपखंडन का समाधान, भूमि के विभाजन एवं अपखंडन का समाधान। तीसरा पॉइंट है कृषि विपणन में सहायता, कृषि विपणन में सहायता।
चौथा पॉइंट है सस्ती एवं पर्याप्त ऋण सुविधा, सस्ती एवं पर्याप्त ऋण सुविधा। पांचवा पॉइंट है ग्रामीण उद्योगों की स्थापना। छठा है पशुधन में सुधार। सातवां है सहकारी सेवाएं जैसे उपभोक्ता सहकारी समिति, सहकारी भवन समिति, सहकारी सिंचाई समिति, डेयरी फार्मिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। आठवां है प्रतियोगिता की समाप्ति। नौवां है मिलकर काम करने की भावना का विकास। और 10वां है स्वयं सेवा की भावना का विकास एवं शोषण की समाप्ति या शोषण का अंत। अब छात्रों में एक एक करके देखते हैं कि जो हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग का है, सबसे पहला इसका फायदा है कृषि तकनीक में सुधार। तो कृषि तकनीक में सुधार का मतलब यह होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर पूंजी लगाता है, तकनीक लगाता है, तो वो बेहतर तकनीक नहीं लगा पाता, उतनी पूंजी उसके पास नहीं हो सकता है एक दो को हो लेकिन कॉमन नहीं होता है। तो अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है अर्थात 10-20 या 100 किसान मिलकर खेती करता है, तो वो बड़ा से बड़ा तकनीक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, जिससे ना सिर्फ उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा बल्कि कॉस्ट भी मिनिमाइज होगा, कम लागत में अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगा कृषि तकनीक में सुधार होने से। दूसरी जो बात है महत्वपूर्ण, वह है भूमि के विभाजन एवं अपखंडन का अंत। छात्रों, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जो कानून है वह इस तरह से बना हुआ है कि भूमि व्यवस्था में कि जितने संतान होंगे पिता के, चाहे पुत्र हो या पुत्री, सब में समान भूमि बढ़ेगा। अब ऐसी स्थिति में भूमि सब अलग अलग जगहों पर है, तो हर बच्चे हर भूमि में हिस्सा लेना चाहता है, जिससे एक भूमि के कई टुकड़े तो होते ही हैं बल्कि कई जगह वो टुकड़े होते हैं। अर्थात एक व्यक्ति का कई जगह भूमि होता है और छोटे छोटे टुकड़े में होता है, जिसके कारण वह खेती बेहतर तरीके से नहीं कर पाता, न तो वैज्ञानिक खेती कर पाता है। लेकिन अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है तो वो टुकड़े टुकड़े जमीन जरूर है, लेकिन वो टुकड़ा तो है उसका कि कितना है, 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 100 कट्ठा, 50 कट्ठा, कितना है, तो सबको अगर मिला दें और उसका खेती करें सामूहिक तौर पर, और उससे जो प्रोडक्शन हो उस प्रोडक्ट से रोजगार भी बढ़ेगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। हम लोग देखें जैसे जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब उसका सामूहिक खेती का आकार बढ़ेगा तो वहां लोगों को काम ज्यादा मिलेगा। तो अब क्या होगा कि एक साथ वो कई भूमि को जो मिलाएंगे तो सब भूमि मिलाने से वैज्ञानिक खेती होगा, उत्पादन बढ़ा होगा, रोजगार बढ़ेगा, और जो फसल का उत्पादन होगा उसके कट्ठे पर बैठा करके उन सारे लोगों को बांट दिया जाएगा। तो यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है कुछ। तो इस प्रकार सहकारी कृषि का जो महत्व है वो भूमि के विभाजन अपखंडन भी है। उसके बाद है कृषि विपणन में सहायता। आप जानते हैं कि सहकारी विपणन समिति होती है, अर्थात आप अपने शहर में भी देख सकते हैं खादी, सहकारी खादी विक्री केंद्र, या इस तरह के बहुत सारे होंगे आपके, अगरबत्ती का है, मोमबत्ती का, बहुत सारा है जो कोऑपरेटिव फार्मिंग उसको बनाता है, बहुत सारी महिलाएं सोसाइटी है वो बना रही है। तो ये ऐसी स्थिति में ये विपणन सुविधाएं प्रदान करेगा कि ऐसे अगर छोटे छोटे किसान है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, बेचने में समस्याएं होगी, लेकिन ये सारे किसान मिलकर के अगर वो विपणन केंद्र बनाता है, सेंटर बनाता है, व्यवस्था करता है, तो वो जो बिचौलिया है, जो ब्रोकर्स है, वो जो हड़प लेता था इसके बेनिफिट को, वो खत्म हो जाएगा और डायरेक्ट इसका बेनिफिट बेनिफिशरीज तक आएगा, लाभ लाभुक तक पहुंचेगा। उसके बाद सस्ती एवं पर्याप्त ऋण सुविधा। कोऑपरेटिव फार्मिंग में आप देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक भी होता है, उसका भी अहम भूमिका है कि इसमें क्या है कि इसका चुनाव होता है, इसके सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और इसके मेंबर्स होते हैं। इसके मेंबर्स किसान होते हैं। तो जो किसान जिसके पास अधिक पैसा है वो अपना पैसा उसमें जमा करेगा, उसको ब्याज भी मिलेगा, और उस पैसे को जो वो जमा करेगा तो उसी किसान में से किसी को बच्चे की शादी करने, किसी को जमीन जोतना है, किसी को खाद देना है, किसी को ट्रैक्टर लेना है, तो उसी
बैंक से वो ऋण भी लेगा, तो वो सस्ता ऋण भी मिलेगा और अपना ऋण है उसका, क्योंकि उसी सोसाइटी से जुड़ा उसका वो ऑन मेंबर है। तो इस तरह से देखते हैं कि सस्ती और पर्याप्त ऋण सुविधा भी उसे प्राप्त होता है। अब अगला है ग्रामीण उद्योगों की स्थापना। सहकारिता का एक महत्व यह भी है कि जैसे गांव में खेती होता है तो गन्ना आधारित उद्योग जैसे खांडसारी उद्योग, गुड़ उद्योग, मुकुंददाना उद्योग, कपास से फिर हैंडलूम्स सूती वस्त्र के लिए इत्यादि ऐसे ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं जो सोसाइटी उसको तैयार कर सकता है और उसका फायदा लोगों को मिल सकता है और मिल भी रहा है। आप देखें, उसके बाद है पशुधन में सुधार। आप डायरी फार्मिंग इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, निश्चित रूप से आपके शहर में भी होगा। ये पशुधन में सुधार क्या है, तो सहकारी समिति उसको एक तो ऋण देता है पशु खरीदने के लिए, दूसरा उससे जो दूध होता है उसकी एक समिति होती है जो उसके सेंटर पर पहुंचाई है और वो एक बिक्री केंद्र होता है जहां वो बिकता है। तो इस तरह से पशुधन के विकास के लिए भी सहकारी समिति या सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद सहकारी सेवाएं। सहकारी सेवाएं का मतलब होता है जैसे उपभोक्ता सहकारी समिति, सहकारी भवन समिति, सहकारी सिंचाई समिति, दूध उत्पाद डेयरी समिति, ये तमाम तरह की ऐसी समितियां हैं जो सहकारी सुविधाएं मतलब सस्ते में बेहतर सुविधाएं, चूंकि इसका भावना जो है वो कल्याण से जुड़ा होता है और बेनिफिट से कम। बेनिफिट तो चाहिए ही, लेकिन बेनिफिट से कम और कल्याण से ज्यादा लेना देना रहता है। इसके बाद आप देखेंगे जो सहकारी कृषि का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सहकारिता का जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है या महत्व है, वो है कंपटीशन लेस मार्केट, प्रतियोगिता विहीन। अर्थात इसमें प्रतियोगिता समाप्त हो जाता है क्योंकि सबका बिक्री माने बिक्री जो भी होगा उसका लाभ सबको मिलेगा। फिर कंपटीशन किससे कंपटीशन। तो इस तरह से हम देखते हैं सहकारिता का एक महत्व यह भी है कि ये कंपटीशन को कम करता है, समाप्त करता है। दूसरी बात है कि ये इसका महत्व है कि मिलजुल कर के काम करने की भावना का विकास। तो सहकारिता से हम देखते हैं कि चूंकि साथ मिलकर काम करते हैं इसलिए मिलजुल करके काम करने की भावना का इसमें विकास होता है। और अंतिम और 10वां पॉइंट है स्वयं सेवा की भावना का विकास और शोषण की समाप्ति। चूंकि सहकारिता में लोग स्वेच्छा से उसके समिति के सदस्य होते हैं, स्वेच्छा से मिलकर काम करते हैं, तो फिर इसमें शोषण की बात ही कहां होती है। तो इसीलिए सहकारिता में शोषण की समाप्ति हो जाती है। छात्रों, हम देखें कि सहकारिता क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है। हम लोगों ने देखा कि मिलजुल कर, सिंपल लैंग्वेज में साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, साधारण भाषा में कह सकते हैं कि मिलजुल कर कृषि कार्य करने की क्रिया को एग्रीकल्चर फार्मिंग कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है, यह जो सहकारी कृषि है इसकी बहुत सारी कमियां भी है। आज आप देखें जाली सहकारी समिति अब रोज उजागर होता है, इसमें एकाधिकार, मनमानी करना। तो हम अगले क्लास में देखेंगे इसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग का क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे इसको दूर करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करते हैं। चलिए, धन्यवाद।